used to say, Shiva Jnane Jiva Seva, which means serving people is the same as serving Shiva or God. If there is someone who has the greatest opportunity to literally live this noble ideal, it is medical professionals. In your long careers, grow professionally, and at the same time, never forget your own growth. Rise above self-interest. Doing so will make you fearless. Friends, congratulations once again to those who have got the degree when this world. With these words, I conclude my address and wish you all a purposeful, wonderful, and challenging career in this existing sector. Thank you. Thank you very much. Vanakkam. Of India for an extremely enlightening speech, which I am sure will forever be green in the memory of everyone's mind. Thank you very much, sir. We are very greatly honored. Thank you very much. आप देख रहे थे तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत के स्वास्थ्य मजबूत होते हुए स्वास्थ्य ढांचे और उसमें चिकित्सकों के महत्व की बात की। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से एक नई सीख पूरा दुनिया भर में ली है, उसी से ही सीख कर, उसी से ही आगे बढ़कर देश ने अपनी जो पहचान बनाई है, वो आज यहाँ पर जो छात्र उपस्थित हैं, आज यहाँ पर जो भावी डॉक्टर्स उपस्थित हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है। और बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि इसी जिस तरह से डॉक्टरों का सम्माननीय एक स्थान था, वो पैंडेमिक के बाद एक अगले लेवल पर पहुंचा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जिम्मेदारी से भरा हुआ एक जो दायित्व है, वो सबको निभाना है। और अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित एक खबर आ रही है। विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों पर घोषणा आज हो सकती है। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग की आज शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के चुनाव से संबंधित घोषणा हो सकती है। विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों पर घोषणा आज शाम 4:30 बजे हो सकती है। ये बड़ी खबर, विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों पर आज घोषणा हो सकती है। शाम को 4:30 बजे हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ऋषि, क्या कुछ जानकारी है? अनुमान लगाया जा रहा था कि अगले हफ्ते तक ये घोषणा होगी, लेकिन आज शाम को 4:30 बजे ये घोषणा हो सकती है। बिल्कुल रमा, बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता। और हम जानते हैं कि चुनाव आयोग संबंधित राज्यों जिसमें कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, इनमें सभी चुनाव संबंधी तैयारियों का जो जायजा है वो ले चुका है। चुनाव आयोग की पूरी टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में इन सभी राज्यों में चुनावी दौरा भी कर चुकी है, जिसमें कि वो चुनाव संबंधी जितनी भी तैयारियां हैं उन सब की समीक्षा कर चुकी है। इसके बाद ये लग रहा था कि चुनाव आयोग के पास अब कोई वजह नहीं है कि वो आयोग जो है इन तारीखों का ऐलान न करे, लेकिन ये माना जा रहा था कि तमाम सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए आयोग ये नजर बनाए हुए था कि कहां कहां किस किस जगह पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसको एक बार तय कर लिया जाए और उसकी जो तैनाती है उसकी प्रक्रिया को एक बार मजबूत करने के बाद
तो मुझे लगता है कि आयोग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार आयोग की टीम जो है जो जिसमें कि तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में तीनों चुनाव आयुक्त हैं, वो इस बात का मंथन कर रहे थे कि जो तारीखें हैं वो क्या हैं। इसके संबंध में अब हम कह सकते हैं कि आज शाम इन तारीखों का ऐलान हो सकता है और किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर हम जानते हैं कि तमाम जो राजनीतिक सरगर्मी है वो पहले ही हम देख चुके हैं। वहां पर जो चुनावी जो घमासान है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा वहां पर देखा जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से एक जो माहौल है, चुनावी माहौल अब इन राज्यों में बनता जा रहा है और जो चुनावी घमासान है उसका अगर आज शाम को 5 बजे देखते हैं कि किन किन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग करता है, जबकि हम जानते हैं कि 5 राज्यों की सभी तैयारियां विधानसभा चुनावों की तैयारियां आयोग की टीम कर चुकी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता है और दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग ने तमाम जो संवाददाता हैं उनको बुलाया है और ये जो बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है इसमें देखना होगा कि आयोग किस राज्य में किस तरीके के चुनाव की जो ऐलान है उसको कर सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह की तैयारी की बात आपने बताई ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग ने दौरा किया और वहां पर जाकर विस्तृत समीक्षा की वस्तु स्थिति की आगामी चुनावों को देखते हुए, अगर विभिन्न राज्यों की हम बात करते हैं ऋषि, इस बार क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं चुनाव आयोग ध्यान में रखी जाएंगी या कहें कि चुनाव आयोग के सामने इस वक्त इन चुनावों में क्या क्या चुनौतियां हैं जो सामने आ सकती हैं और जिसके लिए एक व्यापक रणनीति जो है चुनाव आयोग ने बनाई है? देखिए, चुनाव आयोग समय समय पर जो चुनावों के दौरान एक तो जो जन आकांक्षाएं हैं, जो लोग हैं, उनकी सहूलियतों का भी ध्यान रखता है कि कैसे जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले। उसके लिए आयोग निरंतर अपनी तरफ से नवीन प्रयास करता रहा है। तमाम योजनाएं उसने फलीभूत की हैं, जिसमें तकनीकी का सहारा से लेकर जो स्वीप के तहत जिसमें के विशेष अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। एक तो उसके जरिए आयोग की पहली प्राथमिकता यही होती है कि चुनावों के दौरान हर एक व्यक्ति उन मुद्दों को जान पाए और अपने उम्मीदवारों के बारे में जान पाए और जो उनके जो अधिकार हैं, जो वोट डालने का जो उनका अधिकार है, उसको और ज्यादा सुगम कैसे बनाया जाए, पहली प्राथमिकता चुनाव आयोग की ये होती है। और इसके लिए जो पहला पक्ष है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर जो सुरक्षा का पहलू है, उस पहलू पर आयोग की सबसे पहले नजर होती है और ये चाहता है कि हिंसा मुक्त जो चुनाव हो वो उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें, पहले भी हमने चुनावी हिंसा देखी है, लेकिन आयोग ने जिस तरीके से कोशिश की है ये हिंसा कम से कम हो और इसको लेकर आयोग ने तैयारियां जो की हैं उसी को अब आज हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में किन किन चरणों के रूप में वो उसे बिल्कुल बेहद अहम ये प्रेस वार्ता। हमारे साथ बने रहिएगा ऋषि, लेकिन अभी हम आपको बता दें कि हम अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं शिलांग, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिलांग में मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। जवाबदेही बनाने के लिए चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड के पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी संस्थाओं की फंक्शनिंग इस तरह की होना चाहिए ताकि हम कार्यपालिका को ठीक से जवाबदेही बना सकें, क्योंकि अगर कार्यपालिका की जवाबदेही हम निचले स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तो हम जनता को अधिक परिणाम दे पाएंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम भी पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को सशक्तिकरण करने का है। यह आज सामयिक भी है और आज प्रासंगिक भी है। देश का हर क्षेत्र को अधिकतम विकास के अवसर उपलब्ध हो,
इसके लिए हमारे संविधान में विशेष उपबंध किए हैं। उत्तर पूर्व भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के मनीषियों ने संविधान की 6ठी अनुसूची के इन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के जनजाति समुदाय के अधिकारों का संरक्षण, निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी और स्थानीय प्रशासन के उनकी परंपराओं के अनुसार काम करने के लिए इनको शामिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आज इस क्षेत्र में अहम भूमिका है। उनके सदस्य अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस स्ट्रेंथ को हम अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से वहां की स्थानीय आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को बनाने में हमारी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत बारी संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हमें इन संभावनाओं के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए ताकि इस पॉलिसी के तहत हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र विकास दोनों का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है। ये सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसके माध्यम से नागरिकों को अपने क्षेत्र में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी राज्य में ईस्ट खासी हिल्स के मालिनोंग गांव में, जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, उसको बनाने में अगर योगदान है तो स्थानीय निकाय का है, आप सबका है। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय निकाय मजबूत हो, सशक्त हो और जवाबदेही हो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वे ग्रामीण स्वशासन और ग्राम उद्योग से राष्ट्र उदय में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर बने। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी दिशा में कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसका एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि देश का हर गांव आत्मनिर्भर बने, देश का हर शहर आत्मनिर्भर बने, ताकि हम आत्मनिर्भर के माध्यम से भारत को सशक्त और मजबूत कर सके। उत्तर पूर्व के गांवों को मैंने अभी एक दिन पहले भी देखा, उसके पहले भी मैंने देखा। यहां की हस्तशिला, यहां की वास्तुकला, यहां की अन्य कला के माध्यम से हम सारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, स्थानीय निकाय हो, उनको किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनाने में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यहां की हस्तकला, वास्तुकला, यहां की अन्य कला को हम देश और विदेश के अंदर एक नया बाजार दे सकें। आज आवश्यकता इसी बात की है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके को हम, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यीकरण भी है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां की जमीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन जमीन है, और इसीलिए हम जिसकी कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर मुक्त जमीन कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट इलाके की है। हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं,
इसके लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उसको निर्यात भी कर सकें। ये शक्ति संपन्न हो सकता है तो उत्तर पूर्वी राज्य के गांव और शहर हो सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए हमें नए नवाचारों को करना होगा। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना होगा, ताकि हम जनता को जवाबदेही बना सकें। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, मेरा सुझाव भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत राज को अधिक प्रभावी बनाना है, प्रशासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है और जनता के लिए सुलभ बनाना है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि इसके माध्यम से हम करप्शन भी रोक पाएंगे और प्रशासन की जवाबदेही भी तय कर पाएंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग विविधता है, विशिष्टता है, और उसकी विशिष्टता और विविधता को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें लोकतंत्र की चर्चा और संवाद का अधिकतम उपयोग करना होगा। हम बेहतर तरीके से जानते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को और उसकी समाधान को भी। हम अगर लोकतंत्र में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम हमारी समस्याओं की भी चर्चा करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। आपको ध्यान है कि यहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, कि लगातार यहां के स्थानीय क्षेत्र के लोगों के विकास की अवधारणा और योजना बनाती है, और वो ठीक तरीके से जानती भी है वहां की आवश्यकताएं, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए भी लगातार वो कोशिश करती रहती है। और तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिलांग में मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया, और वो इसी बारे में अपना संबोधन दे रहे थे, जिन्होंने स्थानीय निकाय कितने ज़रूरी हैं, उनका मजबूत होना कितना ज़रूरी है, और उसमें लोकल्स की भागीदारी जो है वो कितनी ज़रूरी है, जिससे कि जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसका विकास जो है महत्वपूर्ण हो और वो सुनिश्चित भी किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर पूर्व जिस तरह से सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिस तरह से उत्तर पूर्व में अवसर बढ़े हैं, वो आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किस तरह से आगे आए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और इसके लिए ये निकाय चुनाव बेहद अनिवार्य हैं, बेहद ज़रूरी हैं, और इनका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और हर स्तर पर वहाँ पर जनता का, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भागीदारी, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ का विकास हो, आमजन का विकास हो, वहाँ की जो हस्तकला है उसका विकास हो, वहाँ के जो अन्य शिल्प हैं उसका विकास हो। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व भौगोलिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण पहचान को आगे बढ़ाना ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा दायित्व है, और उसी की तरफ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने से जो परिणाम है वो अधिक सकारात्मक आते हैं, अधिक निर्णयात्मक आते हैं, और उन्हें ही सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको मजबूत किया जाए, उसके प्रति जागरूकता आए, और उसमें जो आम लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़े, और इसी को सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। और अब हम ले चलते हैं आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हम बता रहे थे कि चुनाव आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता है, तो विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की आज घोषणा हो सकती है। बेहद अहम ये चुनाव है। चुनाव आयोग की आज शाम 4:30 बजे प्रेस वार्ता है। ये प्रेस वार्ता भी बेहद अहम है कई मायनों में। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋषि, आप हमें बता रहे थे कि बेहद अहम है चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता, जिस तरह से चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों का जाके दौरा किया है,
है, वहां पे वस्तु स्थिति की पहचान की है, उसकी समीक्षा की है और उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा। काफी अहम ये चुनाव आयोग की आज की प्रेस वार्ता होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि चुनाव आयोग के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती या एक कर्तव्य होता है कि वहां की जो आम जन है उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखना और उसके अनुरूप जो है चुनावी तैयारियां हैं वो करना। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की है और विभिन्न राज्यों में कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं? रमा, जहाँ तक चुनावों में तैयारियों की बात करें, चुनावों की तैयारी को लेकर आयोग की टीम हमेशा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस संबंधित राज्य में खासतौर से विधानसभा चुनावों के दौरान जो क्षेत्रीय जरूरतें हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, चाहे वो उनके त्योहार हो, चाहे वहाँ परीक्षाएं हो, या जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से जो भी मांग होती है, उन सबको उसका वो संज्ञान लेता है और उसके हिसाब से तारीखों का ऐलान करता है। जहां तक चुनावों की तारीखों का ऐलान के साथ साथ जो चरणों की बात है कि किन किन चरणों में चुनाव हो सकते हैं, तो हमने देखा है कि अधिकांश राज्य, इन 5 जो संबंधित राज्य जहां पर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक इतना बड़ा इशू नहीं रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो स्थितियां बनी, उसमें आयोग अब ये देखना चाहता है कि वहां पर किसी भी तरीके की चुनावी हिंसा इन चुनावों में ना हो, क्योंकि वह पहले भी इस तरीके के उदाहरण देखे गए हैं। तो वहां पर जो आकलन अगर हम करें और जो अटकलें हैं उसकी अगर हम बात करें तो 3 से 4 चरणों में वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकते हैं। असम में अगर हम बात करें तो हमने पहले भी चुनाव वहां पर देखे हैं, कवर किए हैं, उसमें 2-2 चरणों में वहां पर चुनाव हुए हैं, जो कि पहले से भी वहां पर एक ट्रेंड रहा है कि जो उत्तरी असम है और दक्षिणी असम है, उसको लेकर चुनाव आयोग की जो सुरक्षा बलों की जो तैनाती होती है, उसमें जो मूवमेंट है, क्योंकि सीमाएं काफी लंबी हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी वहां पर हैं, तो उस लिहाज से आयोग असम में भी देखता है कि किन चरणों में चुनाव हो। वही तमिलनाडु में हमने देखा है कि इतना बड़ा राज्य है, उसके बावजूद भी वहां पर चुनावी हिंसा उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। जो संवेदनशील बूथ है वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं, उस लिहाज से हमने वहां पर देखा है कि एक ही चरण में वहां पर चुनाव संपन्न कराए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम केरल की बात करें तो केरल चूंकि ज्योग्राफी के हिसाब से करीब 700 से 800 किलोमीटर लंबाई में है, वहां पर आयोग देखता है कि हालांकि वहां पर चुनावी हिंसा के उस तरीके के संभावनाएं नहीं होती है, बहुत कम होती है। जी ऋषि, बिल्कुल ऋषि, बेहद अहम बात आप बता रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा से रहित चुनाव कराए जाएं, ये अपने आप में बड़ी बात है। असम से लगती जो सीमा की बात है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर भी किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाएं और जिस तरह से अलग अलग भौगोलिक जो स्थिति है, विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उसमें भी एक कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि जिस तरह से गर्मी का मौसम है और जिस तरह से वहाँ पर तापमान रहता है, और इसके अलावा जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो भी बच्चों के हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अहम हो जाता है इन चुनावों को एक सही तरीके से, एक सही प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाना। ऋषि, आप हमसे जुड़े हुए हैं? हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऋषि, आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हिंसा मुक्त चुनाव कराना अगर पश्चिम बंगाल की बात हो तो, या फिर बिल्कुल हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमें बता रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण जो है आज की प्रेस वार्ता चुनाव आयोग की, जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में, उनको देखते हुए, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तो काफ़ी अहम प्रेस वार्ता है और इसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन एक और अहम खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन भाषण देंगे और इसी बारे में बात करेंगे हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, बेहद अहम खेलो इंडिया ये कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का संबोधन भी। जी बिल्कुल रमा, देखिए ये दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया जा रहा है देश में, और एक तरह से देश के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए
तो प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा भरोसा खेल की तरफ भी रहा है कि खेल के माध्यम से ना सिर्फ बच्चों का, युवाओं का, बल्कि पूरे राष्ट्र के निर्माण में भी आगे बढ़ा जा सकता है। खेल ना सिर्फ अनुशासन सिखाते हैं बल्कि शारीरिक फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। और खास तौर से इस बार के विंटर गेम्स की बात की जाए तो ये दूसरी बार है, दूसरा विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। और हमें ये जानकारी मिली है कि पूरे देश से जो 27 राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे 1200 से भी ज्यादा प्रतिभागी इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हम जानते हैं कि हमारे देश में समर स्पोर्ट्स पर जो है बाकी बहुत ज्यादा फोकस रहा है। क्रिकेट के अलावा अगर बात करें तो उस स्पोर्ट्स के बारे में लोग जानकारी है, लोग खेलते भी हैं। लेकिन विंटर स्पोर्ट्स एक तरह से एक वक्त में जिनको फोर्सेस का या एलीट क्लास का गेम माना जाता था, कुछ चुनिंदा राज्यों में खेला जाता था, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का आज जब संबोधन होगा वो सीधे जब खिलाड़ियों से मुखातिब होंगे और जिस तरह से खेल खिलाड़ियों के लिए बीते 6 वर्षों में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे गांव के स्तर पर प्रतिभाओं को खोजने की बात हो, उनको सपोर्ट करने की बात हो, या फिर उनको एक तरह से नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाने की बात हो, उस लिहाज से पीएम मोदी का आज का संबोधन और विंटर गेम की ये जो शुरुआत वो काफी अहम है। बिल्कुल काफी अहम है। और एक बेहद अहम बात आपने ये भी कही कि जिस तरह से खेलों के द्वारा राष्ट्र निर्माण का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम, और वो भी नए जम्मू कश्मीर से, नए कश्मीर से इस तरह की एक जिससे कहें कि विकास की इबारत को लिखा जाना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है जब विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं और उसे एक पहचान बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और जम्मू कश्मीर में खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी का ये मानना है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर युवाओं को नया जम्मू कश्मीर बनाने में उनकी भागीदारी चाहिए तो यूथ इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। और उस यूथ इंगेजमेंट के लिए हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और बीते समय में प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज की भी बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए अलग से प्रोत्साहन राशि खेलों के, खेल से जुड़ी हुई सुविधाओं की हर जिले में जम्मू कश्मीर के उसका विकास हो सके, उसके लिए ये राशि दी गई है। और लगातार जोर शोर से इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तमाम तरह के स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अन्य खेल हो, या फिर विंटर गेम्स, अब इसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया जा रहा है। तो एक तरह से स्थानीय युवा ना सिर्फ इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंगेज कर सकेंगे, वो इन खिलाड़ियों को देख सकेंगे। देश भर के ऐसे खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने फिटनेस के लिए कोशिशें करते हैं। तो ये एक बड़ा मकसद सॉल्व होगा जम्मू कश्मीर का। एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यूथ इंगेजमेंट अगर होता है, युवा जम्मू कश्मीर का सशक्त होता है, वो कोशिशें करता है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण एक जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको हासिल किया जा सकेगा। तो उस लिहाज से ये जो विंटर गेम्स है काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा इसका एक पहलू जरूर है, हम जानते हैं कि ओलंपिक्स में या बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लाना तो एक अहम फोकस है ही, एक लक्ष्य है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा लक्ष्य है कि खेल का विकास, खेल जो है देश के हर हिस्से में पहुंचे, हर इलाके में पहुंचे, दूर दराज के इलाकों में पहुंचे, खेल से जुड़े हुए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। तो साथ ही साथ जो प्रतिभाएं हैं, ऐसे प्रतिभाएं जिनको किसी समर्थन के अभाव में, पैसे के अभाव में मौका नहीं मिल पाता, उनको मौका मिल पाए। और खासतौर से खेलो इंडिया की अगर बात करें तो चाहे खेलो स्कूल गेम्स हो या फिर यूनिवर्सिटी गेम्स हो, उसके चलते हम जानते हैं कि देश को कई नई प्रतिभाएं मिली। और जो यूथ ओलंपिक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर परफॉर्म कर रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत का ये तमाम लोग नाम रोशन कर भी रहे हैं, नाम रोशन भी करेंगे। और दूसरा जो पहलू है फिटनेस को लेकर हम जानते हैं कि एक फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया है। और हर उम्र के लोग, चाहे कोई बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जब बिल्कुल खेल और फिटनेस दोनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो एक स्वस्थ भारत बनाने की कोशिश जो प्रधानमंत्री की मोदी की है, उसमें भी एक ये बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका निभाने वाली है, ये जरूर कह सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से जाएगा, एक तरह से
खेल को लेकर सरकार की जो प्रोत्साहन है वो खिलाड़ी जो एक बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात सोचते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, उनको एक मैसेज जाएगा। तो मैसेज सारे देश के युवाओं को भी जाएगा कि फिटनेस कितना अहम है, कितना जिंदगी में उनके लिए योगदान दे सकता है। बिल्कुल, फिटनेस की बात है, खेल प्रतिभाओं की बात है, और बेहद अहम बात यह है कि लीग से हटकर, परंपरा से हटकर, पहले कुछ ही खेलों को ये कहा जाता था कि बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब हर तरह का खेल, किसी भी राज्य में किसी भी स्थान का जो वहां का प्रमुख खेल है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लाने की एक कवायद हो रही है। और जब हम विशेषकर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, विंटर गेम्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि अपने आप में अनूठा आयोजन है इस तरह का वहां पर होना, और जिस तरह के खेल वहां पर शामिल किए गए हैं, स्नो शू रेस है, आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, जिस तरह की, और पूरी देश से जो खिलाड़ी हैं वहां पर इकट्ठा हैं और वो इसे आगे लेकर जा रहे हैं, तो किस तरह से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है खेल प्रतिभाओं के माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए, और आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा रमा, और पूरे देश के 27 राज्यों के और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के जब यूथ युवा यहाँ पहुंचेंगे, इस गेम में शिरकत करेंगे, न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर का, गुलमर्ग की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको भी महसूस करेंगे। और एक जगह जो एक तरह से जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर माना जाता है, जम्मू कश्मीर जिसको लेकर हर भारतवासी गर्व करता है, और वहां जाकर जब ये सब एक साथ मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, वो एक तरह से वो टीम इंडिया की तरह रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भावना, भारत की भावना को एक तरह से आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, एक दूसरे को कुछ सिखाएंगे, और एक दूसरे से जो अच्छी प्रेरणा है वो साथ लेकर जाएंगे। दूसरा एक और पहलू है, देखिए, जम्मू कश्मीर टूरिज्म के मामले में जो पोटेंशियल है हम जानते हैं, उस पोटेंशियल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस पोटेंशियल को एक तरह से संवारने की जरूरत है, और विंटर गेम्स के जरिए हम जानते हैं कि टूरिज्म के इस पोटेंशियल को एक तरह से और भी ज्यादा भुनाया जा सकेगा। इस गेम को देखने के लिए खासी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे, सैलानी भी जम्मू कश्मीर के जो अन्य खूबसूरत वादियों से उससे भी वाकिफ हो सकेंगे, तो उस लिहाज से भी काफी महत्व है। तीसरा एक पहलू जरूर है कि इसके जरिए गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह के और भी खेलों को बढ़ावा दिया जाता है तो खेल का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकेगा। और अगर जिले में खिलाड़ी को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उस तरह के ट्रैक मिलते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, तो एक तरह से खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ सकेगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है, और सरकार का जो एक टारगेट है, ना सिर्फ ओलंपिक खेलों के लिए कैच देम यंग की जो बात की जाती है वो कोशिश साकार हो सके, तो साथ ही साथ मनोबल युवाओं का बढ़ाया जा सके, फिटनेस की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। और इन तमाम लिहाजों से बात करें तो प्रधानमंत्री का ये संबोधन बेहद है, जो एक खेलों को जिंदगी के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं हम। रमा, बिल्कुल, और सुधाकर, जिस तरह से आपने बताया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतिभाओं को आगे लाने की बात तो है ही, लेकिन जब हम बेसिक्स को मजबूत करने की बात करते हैं, जब हम जड़ों को मजबूत करने की बात करते हैं, ऐसे में विभिन्न स्थान विशेष पर विभिन्न जो खेल प्रतिभाएं हैं या वहाँ के जो स्थानीय खेल हैं और उनका आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर ये मजबूत करना, इसका ताना बाना और इसकी पकड़ बहुत मजबूत बनाना, ये कितना जरूरी हो जाता है और कितना ये उस क्षेत्र को आगे ले जाता हुआ भी दिखाई देता है, अगर हम खेलों में भी आत्मनिर्भरता की बात करें तो। जी बिल्कुल, देखिए, और सबसे जरूरी ये है कि क्योंकि हमारी प्रतिभाएं, इस बात में किसी को गुरेज नहीं हो सकता, को हर आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं या फिर हमारे गांव के बच्चे हैं, उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और अब सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। नमस्कार। गुलमर्ग की वादियों में अभी भले ही सर्द हवा हो, लेकिन आपकी गर्मजोशी, आपकी ऊर्जा हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है और देख भी रहा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में
भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। साथियों, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। ऐसे सेंटर्स देश भर के हर जिले में खोले जा रहे हैं। यही नहीं, इस आयोजन से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी नई ऊर्जा, नया उत्साह मिलने वाला है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी वो भी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। साथियों, स्पोर्ट सिर्फ एक हॉबी या टाइम पास नहीं है। स्पोर्ट्स से हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, हार में नई राह खोजते हैं, जीत को दोहराना सीखते हैं, संकल्पित होते हैं। स्पोर्ट्स हर एक व्यक्ति के जीवन को गढ़ता है, उसकी जीवन शैली को गढ़ता है। स्पोर्ट्स आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथियों, विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू है। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स सिर्फ पदक
और परफॉर्मेंस तक सीमित है ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स का एक वैश्विक रूप है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो हम भारत में इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर लागू होता है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। जिन खिलाड़ियों ने जीवन भर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान सम्मान बढ़े, उनके अनुभव का लाभ नए खिलाड़ियों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता था, अब स्पोर्ट्स करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। ये स्पोर्ट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथियों, देश में आज स्पोर्ट्स के उच्च शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। बल्कि अब इस दिशा में सोचना का समय है कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हम स्कूल के स्तर तक कैसे ले जाएं। ये हमारे युवाओं के लिए बेहतर कैरियर के अवसर तो देगा ही, स्पोर्ट्स इकोनॉमी में भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। मेरे युवा साथियों, जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं, उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरें, तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे आपका खेल ही नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जब भी आप खेल के साथ मैदान में उतरते हैं, तो विश्वास करिए, आप अकेले नहीं होते। 130 करोड़ देशवासी आपके साथ होते हैं। एक बार फिर इस खेल महोत्सव को, इस खुशनुमा वातावरण में आप एंजॉय भी कीजिए और परफॉर्म भी कीजिए। मेरी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी, किरण रिजिजू जी, दूसरे सभी आयोजकों को और जम्मू कश्मीर की जनता को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे सत्र के आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर इस वक्त मौसम बेहद सर्द है, लेकिन उसके बावजूद जो खिलाड़ियों की गर्मजोशी है वो उल्लेखनीय है, वो प्रशंसा के योग्य है और वो सम्माननीय भी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से, जम्मू कश्मीर की फिजा से इस तरह के आयोजन को होना दिखाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर शांति और विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। न केवल
आगे बढ़ रहा है बल्कि नए आयाम प्रतिस्थापित कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर खेलों के क्षेत्र में। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विभिन्न युवा जो कि विभिन्न राज्यों से आए हैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, वो ना केवल वहां पर सीखेंगे बल्कि वहां पर कुछ युवाओं को सिखाएंगे भी, और आपस में एक दूसरे के कल्चर, संस्कृति और खेल प्रतिभाओं के सीखने का ये जो अवसर है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो खेल हैं वो केवल पदक या परफॉर्मेंस के ऊपर जो है बेस नहीं करते हैं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण उसमें संदेश निहित होता है, आगे बढ़ते जाना, अपनी प्रतिभा को निखारना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाना। उन्होंने कहा कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो कि खेलों के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय साख कायम की है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान कायम की है। तो इसी दृष्टि से खेलों को महत्व देते हुए खेलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिससे कि देश की हर एक खेल प्रतिभा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, एक बेहतर मौका मिले, वो इन संदेशों को आत्मसात करे और इसके साथ ही भारत की जो साख है अपनी प्रतिभा को निखारते हुए उसमें भी चार चांद लगाए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या बड़े ग्रैंड चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के और क्या स्टार्टअप इंडिया कोई उसका सोल्यूशन दे सकता है? ये जो कोई इन्वेंट करेगा शायद दूसरा कंट्री से होगा, तो मैं सोचा ये इंडिया से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। रियल फूड टेक्नोलॉजी वो है जो आपको फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करे। आई थिंक रोबोटिक्स हमारे इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है, वेदर इट्स इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, इन लॉजिस्टिक्स और वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिटी चेक करने की बजाय क्वालिटी सेग्रीगेट भी करना है, उसके लिए फिर सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन बनाई जो पूरी तरह से इंडिया में बनी है। एजुकेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ रोकना है तो आपका आटा में कटहल का आटा डालने का मैसेज हमें दे दिया, तो एजुकेशन हो गया तो हर एक किराना शॉप इंडिया में हम दे सकता है। पूरे देश में निधि समर्पण अभियान जारी है। समर्पण में गांभीर्य ज्यादा है। लेह के लोगों ने भी, जो बौद्ध समाज के गौतम बुद्ध के अनुयायी है, उन्होंने भी इस मंदिर के लिए समर्पण किया है। लेह में जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज्यादा समर्पण मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। ये डेब्रिश हटाने का काम मकर संक्रांति से प्रारंभ हो गया है। संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। समारोह में 17,500 से अधिक छात्रों को दी गई डिग्री और डिप्लोमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का किया उद्घाटन। 2 मार्च तक चलने वाले आयोजन में 27 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और बोर्डों की टीम ले रही है भाग। आज शाम करीब 4:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तारीखों की हो सकती है घोषणा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर की बातचीत। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर मौजूदा हालात समेत द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान को जून तक सभी घोषित आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को कारगर ढंग से लागू करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया भर में साझा करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। WHO प्रमुख ने कहा, भारत की प्रतिबद्धता और अन्य देशों के साथ कोविड टीके की खुराक साझा करने से विश्व के 60 से अधिक देशों को मिल रही है सहायता। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर देश अपने बहादुर जवानों के साहस और परिश्रम को कर रहा है याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बालाकोट हमलों की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बहादुर जवानों के शौर्य को किया सलाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के डॉक्टर MGR चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिलाओं की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिन उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा मिल रहा है, इनमें से 70% महिलाएं हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व करते देखना गर्व और खुशी की बात है। It is always special to see women leading from the front in every field, any field. When this happens, it is a moment of pride and a moment of joy. Friends, the success of you all and this institution would have made the great MGR very happy. His governance was full of compassion toward the poor. The subjects of healthcare, education, and empowerment of women were dear to him. पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की अनुमति दी है। ये कॉलेज उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जहां वर्तमान में मेडिकल कॉलेज नहीं है। तमिलनाडु has been known for its medical education. To further help our youth from the state, our government has permitted the establishment of 11 new medical colleges in the state. These new medical colleges will be established in those districts which currently do not have a medical college. For each of these colleges, the government of India will give more than 2,000 crore rupees. We have announced the PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana with an outlay of more than 64,000 crore rupees in the budget. This will boost capacities of primary, secondary and tertiary healthcare to clear to detection and cure of new emerging disease. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इन खेलों का आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर खेल परिषद व जम्मू और कश्मीर शीतकालीन खेल एसोसिएशन के सहयोग से किया है। खेल गतिविधियों में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक इत्यादि शामिल होंगे। 2 मार्च तक चलने वाले आयोजन में 27 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और बोर्डों की टीम भाग ले रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को
इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। दोनों के बीच में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट और मॉस्को एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल महीने से तनावपूर्ण स्थिति कायम थी, जिसके बाद हाल ही में हालात में सुधार आया है। कई दौर की बातचीत के बाद पेंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेज किया है। साथ में महीनों से वहां तैनात किए गए हथियारों को भी पीछे ले जाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, मॉस्को समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा की और डिसएंगेजमेंट की स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है। FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में से 3 को पूरा करने में विफल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF का कहना है कि पाकिस्तान को सभी 1267 और 1373 नामित आतंकवादियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना में शेष 3 बिंदुओं को लागू करने पर काम जारी रखना चाहिए। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक हमारे 27 कार्य योजनाओं में से केवल 24 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो गई है। इसलिए FATF जून 2021 तक पाकिस्तान से सभी कार्य योजनाओं को पूरा करने का अनुरोध करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि महामारी के दौरान किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार को गर्व होना चाहिए। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन निष्पक्षता का समर्थन करने के लिए PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्स के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और वैक्सीन की खुराकें देना 60 से अधिक देशों की सहायता कर रहा है और उन देशों को कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक भेजने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के कारण ही 60 से ज्यादा देशों को उनके हेल्थ वर्कर और अन्य प्राथमिकता समूहों का टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। घेब्रेयेसस का कहना है कि उम्मीद है अन्य देश आपके उदाहरण और आपका अनुसरण करेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,34,72,643 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,50,50,680 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.42% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 12,179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इस सबके बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,46,61,465 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8,31,860 सैंपल कल टेस्ट किए गए। चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों को लेकर दौरा कर चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है।
ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या प्राथमिक सूचना क्या है आपके पास आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस वार्ता है चुनाव आयोग की तरफ से आज जो 4:30 बजे शाम को बुलाई गई है। हम जानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनावों की तैयारियां हैं वो सभी पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीम वहां पर दौरा कर चुकी है, जिसमें कि तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं उससे संबंधित अगर हम देखें तो इन सभी तैयारियों के बाद अब तारीखों का ऐलान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आयोग जिस तरीके से इन राज्यों में अपना दौरा कर चुका है और इन सभी राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कुछ शुरू की गई, क्योंकि आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर उनका जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना और एक ऐसा माहौल जिसमें वो अपना मत अपनी स्वेच्छा के अनुरूप डालने में सफल हो, इस तरीके का इंतजाम चुनाव आयोग को करना होता है और ये सभी इंतजाम करीब करीब चुनाव आयोग कर चुका है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर आयोग की कई टीम पहले भी गई और जो वहां के प्रभारी हैं उनका लगातार वहां पर दौरा रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत भी अब गरमाई हुई है, इसी तरीके से अगर हम देखें पुदुचेरी में तमाम सियासी गर्माहट देखी गई, तमिलनाडु में सियासी गर्माहट पहले से ही वहां पर देखी जा रही है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो 5 राज्य हैं जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो उनमें जो तैयारियां की गई हैं उसके बाद अब ये पूरी संभावना है और ये कह सकते हैं कि आज शाम को 4:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस सभी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो आयोग ये सुनिश्चित भी कर चुका है कि पहले की तरह जिस तरीके से अलग अलग चरणों में चुनाव कराने का जो उनका अनुभव रहा है और जिस तरीके से अगर हम देखें असम में 2 चरणों में पहले भी चुनाव देखे गए हैं, पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव देखे गए हैं, तमिलनाडु में जबकि वहां पर इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर को इशू हो तो अधिकांश और बड़ा राज्य होने की वजह से वहां पर एक ही चरण में चुनाव पूर्व में ज्यादा देखे गए हैं। इसी तरीके से केरल की बात करें तो वहां पर चुनावी हिंसा तो नहीं देखी जाती है आमतौर पर, लेकिन चूंकि ज्योग्राफी के हिसाब से करीब 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई में राज्य है, उस लिहाज से चुनाव आयोग वहां पर 2-2 चरणों में चुनाव पहले भी करा चुका है। इसी तरीके से पुदुचेरी में देखें, छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर एक ही चरण में चुनाव पहले देखे गए हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है आज ये प्रेस वार्ता। चंद्रशेखर, ऋषि, इस बार के अगर जो चुनाव की अगर घोषणा आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हो सकती है, और खासकर हम बात करें क्योंकि इस वक्त अगर देश की बात करें तो देश कोरोना महामारी से अब धीरे धीरे उबर रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई जगह पे चुनाव हुए हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पे चुनाव नहीं हुए हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी जो कोविड की अगर बात करें, क्योंकि दूसरे राज्यों से आप वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज या दूसरी फोर्सेज को भी भेजेंगे और उस राज्य के अंदर भी आपको पूरी व्यवस्था करनी है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती है, लेकिन हमने पूर्व में देखा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जी ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं और कोविड नॉर्म्स के तहत कराए गए हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइंस तैयार की थी, जिसमें अलग अलग गाइडलाइंस थी, मतदाताओं के लिए गाइडलाइंस थी, राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस थी और चुनाव कराने वाले जो टीम होती थी, जो कर्मचारी दल है उनके लिए गाइडलाइंस थी। सभी के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग गाइडलाइंस के तहत बिहार में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया सफलतापूर्वक, उसके बाद आयोग के पास एक मॉडल है कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है और उस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उन्हें लगा होगा कि ये चीजें हैं जिसका कि इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है, वो भी अनुभव उनके पास रहेगा। तो जहां तक कोविड, ठीक है ऋषि, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो जिस तरह का माहौल हम पश्चिम बंगाल के अंदर देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों में, जिस तरह की राजनीति वहां पर देख रहे हैं, राजनीतिक हिंसा वहां पर देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर वहां पर देखे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो अपना अपरेटस है उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव आयोग वहां पर तटस्थता और पारदर्शिता को किस तरह से वहां पर करे, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी?
देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल की बात करें, जो वहां पर सियासी गर्माहट है आज के वक्त में, उसको देखते हुए आयोग के सामने इन सभी 5 राज्यों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चिंतन अब तक चुनाव आयोग ने किया है पश्चिम बंगाल को लेकर ही किया है। अगर हम बात करें, जो कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें चुनाव आयोग के पास पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने अब तक जो पोलिंग बूथ है उनमें संवेदनशील जो बूथ है उसमें करीब 6,400 के आसपास पोलिंग बूथ संवेदनशील उन्होंने अब तक आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में आयोग अब ये सुनिश्चित भी कर रहा है, जो कि पूर्व में भी कई विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि जो राज्य की जो पुलिस है वो पोलिंग बूथ से उसको दूर रखा जाए और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके हवाले जो खासतौर से संवेदनशील बूथ हैं उनको किया जाए और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। तो इस लिहाज से हम देखें तो पश्चिम बंगाल को लेकर आयोग के पास तमाम आंकड़े हैं, डाटा है और उसको लेकर जो उन्होंने तैयारियां की हैं, उनकी जो प्रभारी हैं वो लगातार वहां पर विजिट करते रहे हैं। उस लिहाज से देखें तो आयोग ने अब तक इस मामले में पूरा खाका बना लिया होगा, जहां तक इस मामले में बात करें तो। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया आपका ऋषि इन सब जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर हम चलेंगे। 26 फरवरी 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को कौन भूल सकता है, जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों के कैंप पर एयर स्ट्राइक करके न्यू इंडिया ने साबित किया था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालाकोट के जैश के कैंप को ही क्यों चुना गया? आइए आपको बताते हैं। 14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला करीब 2,500 जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। ये काफिला अवंतीपुरा के पास लेथीपुरा में नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर के वक्त विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी काफिले में जा घुसी और भयंकर धमाका हुआ। चारों तरफ शवों का ढेर और खून। 40 जवान शहीद हो चुके थे। कश्मीर में जवानों पर हुआ 3 दशक का ये सबसे बड़ा हमला था। मौत से गमज़दा और जैश और पाकिस्तान में उसके आकाओं के दुस्साहस से देश भारी गुस्से से भरा हुआ था। राजनीतिक नेतृत्व के सामने ये स्पष्ट था कि पाकिस्तान दशकों से जो अपनी परमाणु ताकत का हुआ दिखाता रहा है, उसकी हवा हमेशा के लिए निकाल देनी है। इससे पहले पाकिस्तान पर हमले से भारत को यही हवा रोकता रहा था और इस तरह हमारे विकल्प थोड़े हो जाया करते थे। मकसद साफ था कि भारत का जवाब उसी अनुपात में होना चाहिए जो पाकिस्तान ने किया है। सवाल था कि हमला कहां किया जाए। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में चल रहे करीब 15 शिविरों को हमले के लिए खंगाला, लेकिन फैसला ये किया गया कि पुलवामा हमले में जैश ही शामिल था, इसलिए उसी के शिविर को निशाना बनाना चाहिए। सोच ये भी थी कि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे और हमला पाकिस्तान की सीमा में हो। इसी तरह पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के कैंप को ही सही निशाने के रूप में चुना गया, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर है और ये जावा टॉप पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। उस कैंप पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की वर्षों से नजर रही है। जैश के इस कैंप में हमले के वक्त कई 100 आतंकी मौजूद थे, जिसकी पक्की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को थी। एयरफोर्स को जब टारगेट दिया गया तो सबके चेहरे खुशी से खिल गए थे। वायुसेना को बालाकोट में जैश के कैंप की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के साथ कई बारीक जानकारियां मौजूद थीं, जो हमले के दौरान उनके पायलटों के लिए अहम साबित हुई। बालाकोट में तड़के करीब 3 बजे स्ट्राइक का वक्त चुना गया, क्योंकि तब विभिन्न परिसरों में लोग गहरी नींद में सोए थे। योजना सीधी साधी लेकिन बेहद चतुराई भरी थी। स्ट्राइक दर्जन भर मिराज 2000 विमानों को करनी थी, जिनमें इजराइल में निर्मित स्पाइस बम लगे हुए थे, जो गाइडेड सिस्टम से निशाने पर सटीक वार कर सकते थे। इसके अलावा 2 टोही विमान इजरायली फाल्कन एयरबॉर्न एंड कंट्रोल सिस्टम और नेत्र भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। 26 फरवरी 2019 को कुछ नीचे उड़ान भरने वाला मिराज 2000 का बेड़ा बालाकोट की तरफ बढ़ा। जब तक पाकिस्तानी रडार पर वे दिखते, तब तक मिराज विमानों ने कैंप के निशाने को पहचाना और स्पाइस बम दाग दिए।
बाहर के जेट विमानों को सिर्फ 4 मिनट लगे और वो ऑपरेशन बंदर पूरी कर वापस लौट आए। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये रखा कि उसने जैश के जो आतंकी ठिकाने हैं बालाकोट में, उन पर हमला कर उनको नष्ट कर दिया है। और ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो बदली हुई रणनीति है वो दुनिया के सामने आई कि अगर कोई भी आतंकवादी भारत के खिलाफ किसी भी हिस्से में देश के अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो भारत उसको दुनिया के किसी हिस्से में पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश दास और कैमरामैन अजय कुमार के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वित्तीय सेवाओं के संबंध में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर में ये संबोधन होने वाला है। हम आपको ये संबोधन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सुधाकर दास से बातचीत करते हैं। सुधाकर, ये संबोधन कितना महत्वपूर्ण होगा? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, चाहे ऑफिशियल्स हो, चाहे निजी क्षेत्र के लोग हैं या एक्सपर्ट्स हो, उनसे संवाद कर रहे हैं। खासतौर से जो बीते 1 फरवरी को जो बजट घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर, और ये संवाद इसलिए जरूरी है ताकि जो बजट को लेकर जो भी टारगेट्स तय किए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। और इस मकसद के साथ अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने चाहे हेल्थ सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स के साथ संवाद किया था। उसी कड़ी में आज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई जो योजना है उससे उनके एक्सपर्ट्स के साथ, उनके विशेषज्ञों के साथ और अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। और निश्चित तौर पर ये संवाद काफी अहम है, और खासतौर से इसलिए भी अहम है ताकि ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो अगला वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से ही वो योजनाएं जमीन पर उतरनी शुरू हो, तय समय में वो उसके टारगेट्स पूरे कर लिए जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का योगदान देश में इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिश की जाती है, जो समाज के हर तबके के लोगों को वित्तीय जो समावेशन है उससे जोड़ा जाए। तो साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि जो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, उसको एक तरह से बेहतर बनाया जा सके। हम जानते हैं कि इस बजट के बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि भारत हाई ग्रोथ के रास्ते पर जा रहा है। इस बजट में इस तरह के अनाउंसमेंट, इस तरह की घोषणाएं हुई हैं, तो उस लिहाज से काफी अहम मान सकते हैं। हम जानते हैं खासतौर से चाहे इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने की बात हो, इस बार के बजट में इसका बड़ा ऐलान किया गया है। तो साथ ही साथ बैंक्स को लेकर, बैंक्स का एनपीए खत्म किया जा सके, इसके लिए बैड बैंक की एक परिकल्पना भी की गई है, उसको लॉन्च करने की बात की गई है। इसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि जो सरकारी बैंक है उनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी एक तरह से रास्ता बढ़ाया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनकी व्यवस्था मजबूत रहे, ताकि चाहे जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या इस तरह की तमाम योजना, गांव गरीब किसान को पैसा मिल सके, उनको लोन मिल सके, आसानी से ये सुविधा मिल सके, और इसके जरिए एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी और आम आदमी के लिए, दोनों के लिए भी सहूलियत बढ़े। तो ये एक कोशिश सरकार की है। उस कोशिश में निश्चित तौर पर इस बार के बजट जो अनाउंसमेंट्स हैं काफी अहम साबित होते हैं। उस लिहाज से आज का ये संवाद काफी अहम रहने वाला है। चंद्रशेखर, सुधाकर, अगर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो बजट को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 चीजों पर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो बैंकिंग या इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं उसका फायदा एक एक व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को मिला। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से स्कीम लॉन्च की गई, जिसके जरिए करोड़ की संख्या में अकाउंट्स खोले गए। ऐसी स्कीम दुनिया में पहले कभी लॉन्च नहीं हुई थी। और करीब अभी 42 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स जनधन के जरिए खोले गए हैं, जिसमें 1,38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जमा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए, इस साल बजट में लक्ष्य ये भी तय किया गया कि 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि इसमें से जो 65% लाभार्थी हैं वो महिलाएं होती हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं। वो अगर बीते वर्ष की बात की जाए तो वो SC ST
या फिर ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो एक तरह से बैंक को किस तरह से बैंक किया गया है, जो कमजोर तबकों का किस तरह से ध्यान रखा गया, लेकिन अहम उतना ही है। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए, भारत जितना बड़ा देश है लेकिन उस लिहाज से इंश्योरेंस की सुविधा हर व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। तो उसके विस्तार के लिए ना सिर्फ पूंजी की जरूरत है बल्कि तकनीक बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत है, उसके लिए विदेशी निवेश की भी जरूरत है। तो इस लिहाज से इंश्योरेंस सेक्टर को इस बार 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति का ऐलान बजट में किया गया, तो उस लिहाज से काफी अहम है। बैड बैंक की हम बात कर रहे थे, बैड बैंक की संकल्पना के पीछे उद्देश्य ये है कि जो सरकारी बैंकों का एनपीए है उनको उस एनपीए को खत्म किया जा सके, एक एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी बनाकर और उसके जरिए उसका निष्पादन बेहतर तरीके से किया जा सके उन मामलों का। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बैंकों का कैपिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं पर जल्द से जल्द अमल हो सके, उस पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा और एक टारगेट तरीके से न सिर्फ अधिकारी जो तमाम विभाग हैं वो काम कर सके, तो साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में अपने योगदान देने की इच्छा जताई है, जो बढ़ चढ़ कर योगदान भी दे रहे हैं, वो भी इस अवसरों का लाभ उठा पाए, उसकी भी एक कोशिश रहेगी। उसका भी आह्वान प्रधानमंत्री कर सकते हैं जब संवाद करें। सुधाकर, एक सवाल और कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि जो केंद्र का बजट है उसको पहले कर दिया गया था और उसका ये फायदा होगा कि जो विभिन्न राज्यों का बजट है, केंद्र और राज्य अपने बजट की जो योजनाएं हैं उनको सिंक्रोनाइज करें, इस तरह से योजनाएं बनाएं, इस तरह से बजट को लेके आएँ कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ऐसे में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का आज का जो संबोधन होगा उसे आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, और इसी तर्ज पर जैसा हम जानते हैं कि पहले अमूमन होता क्या था, मार्च में बजट, मार्च की शुरुआत में या फरवरी के आखिरी में बजट आता था। उसके बाद बजट पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है उसकी चर्चा अप्रैल में जाकर शुरू होती थी। जब काम होना शुरू होता था उस वक्त मानसून का महीना आ जाता था, फिर 2-3 महीने के लिए काम अमूमन बंद हो जाया करता था। अगर काम इफेक्टिवली अगर होता भी था तो एक साल का अगर वित्तीय वर्ष है 12 महीने का, तो उसमें 5-6 महीने भी ठीक से काम हो पाते थे। तो प्रधानमंत्री यही एक जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को दूर करने के लिए ना सिर्फ बजट को एडवांस करके, हम जानते हैं कि 1 फरवरी को कर दिया गया, बजट से पहले जो इंटरैक्शंस की संख्या है डिफरेंट। सुधाकर, आपको रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का ये संबोधन अब शुरू ही होने वाला है, तो दर्शकों को हम वित्तीय सेवाओं से संबंधित बजट घोषणाओं पर आज के वेबिनार में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी को भी इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधि सहित सभी पैनलिस्ट और सभी प्रतिभागियों का भी मैं इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वेबिनार का उद्देश्य प्रतिभागियों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना, जिससे कि बजट संबंधित घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि मान्यवर हमें संबोधित करने का कृपा करें। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े आप सभी साथियों को नमस्कार। आप भली भांति परिचित हैं कि इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है।
पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रतिबद्धता आपको पता होनी चाहिए और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके सुझाव, आपकी शंका आशंका, इसका पूरा पता सरकार को भी होना चाहिए। 21वीं सदी में हमें देश को जिस गति से आगे ले जाना है, उसमें आपका सक्रिय योगदान, प्रोएक्टिव, मैं समझता हूं यह बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए आज की ये बातचीत मेरी दृष्टि से दुनिया की जो स्थिति है उसका फायदा उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, कोई इफ्स एंड बट्स की जगह नहीं है। देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करें, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की वित्तीय व्यवस्था चलती ही अगर किसी एक बात पर वो टिकी हुई है तो वो है विश्वास। विश्वास अपनी कमाई की सुरक्षा का, विश्वास निवेश के फलने फूलने का और विश्वास देश के विकास का। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है। 10-12 साल पहले एग्रेसिव लैंडिंग के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। आज एनपीएस को कारपेट के नीचे दबाने के बजाय उसे यहां वहां दिखाकर बचने के बजाय एक दिन का एनपीए भी रिपोर्ट करना जरूरी कर दिया है। साथियों, सरकार ये भली भांति समझती है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। सरकार इस बात को भी मानती है कि हर बिजनेस सफल हो और जैसा चाहे वैसा ही परिणाम दे, ये संभव नहीं है। हम भी कभी सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरे परिवार का सदस्य ये बनेगा, नहीं बन पाता है। कौन चाहता है कि अपना बेटा न करे, फिर भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये बातें सरकार समझती है और ये संभव नहीं है। और हर बिजनेस डिसीजन के पीछे खराब नियत है, बद इरादा है, स्वार्थ है, ऐसी धारणा कम से कम हमारी सरकार की नहीं है। ऐसे में सही नियत के साथ लिए गए फैसलों के साथ खड़े होना सरकार का दायित्व है और ये हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं